सॉल्यूशन समाधान है जो लॉ में हमारे पास मौजूद हैं उन अधिकारों की प्रोटेक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जाने। आप सभी ने सुना होगा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एवरीबॉडी हैज हर्ड ऑफ। ये सेंटेंस कहाँ से आया है? वेदों में लिखा है, ये हमारे शास्त्रों पुराणों में ये कहा गया है ना, वैदिक एज से कि नारी जहाँ पूजी जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आज के युग में लागू होता है? क्या हम ऐसा ही कुछ हमारी सोसाइटी में देखते हैं? क्या आज भी नारी की पूजा की जाती है? बताएं आप लोग। नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हुआ, हम पहले इसको जानेंगे। वैदिक एज में नारी को इस ऊंचे दर्जे पे रखा जाता था और अब इतना एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है। क्यों? उसका कारण क्या हमने जानने की कोशिश की। इसलिए हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे जब बदलाव आए, परिवर्तन आए, तो कुछ ऐसे ट्रेडिशंस आए, ऐसी परंपराएं, ऐसे रिचुअल, ऐसी प्रथाएं आई जिन्होंने धीरे धीरे इस जो हमारा वैदिक रिचुअल था जिस तरीके से, उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। ठीक है, ऐसे सोशल इवेंट्स आए। कैसी परंपराएं आपने देखा होगा, सुना होगा, सती प्रथा थी पहले। ऐसे बहुत सारी प्रथाएं आई जिन्होंने नारी को एक बाउंड्री के अंदर बिल्कुल बांध दिया, और उसको अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको एक तरीके से फील होता है कि हम लोग एक्सप्लॉइटेड हैं। ठीक है, तो इन सभी ट्रेडिशंस को, इन रिचुअल्स को, जो एक विमेन की एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि हम बाय बर्थ एक विमेन तो है ही, पर हम इंडिया के एक सिटीजन भी हैं। वी आर इंडियन सिटीजन्स। तो इंडियन सिटीजन्स के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लॉ है विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान। तो उस संविधान में हर एक भारतीय नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, बस वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं इसलिए हमारे पास भी संवैधानिक अधिकार मौजूद हैं। अभी आपको सर ने बताया का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आप सभी ने सुना होगा। तो वी हैव राइट टू इक्वालिटी, कि हमारे साथ क्योंकि हम स्त्री हैं या महिला हैं, उस ग्राउंड पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं हो सकता। सेक्शन 15, आर्टिकल 15 सॉरी, उसके सब क्लॉज 3 में दिया है 15(3). आप कभी भी गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। उसमें एक स्पेशल राइट है, स्पेशल प्रोविजन। इक्वालिटी तो आपको मिल ही रही है, एक जैसे अधिकार तो आपको मिलेंगे कि जहां पुरुष काम करते हैं वहां महिलाएं भी काम करती हैं। आप देख रहे हैं ना, कोर्ट में सर भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, एज ए वुमेन जज, एज ए मेल जज, सभी लोग काम कर रहे हैं इक्वली। ऐसे ही आपके पास वर्क प्लेस पे इक्वली काम करने का अधिकार, इक्वल राइट तो है ही, पर इसके साथ एक स्पेशल प्रोविजन भी है आर्टिकल 15(3) में। क्या प्रोविजन है? जिसके तहत आज आप यहाँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख रहे हो। क्या प्रोविजन है वो? कि स्टेट जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल लॉ या कोई भी स्पेशल योजना बना सकती है। ये स्पेशल राइट आपके पास मौजूद है। तो एक स्पेशल राइट बनाया गया ना आपके लिए, ऐसी वर्ग की जो भी महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिलाएं हैं, उनको ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेट ने ऐसी योजना बनाई है ना, तो ये संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत ही हमको सारी योजनाएं और कानून जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि किसी भी आप प्लेस पे चले जाएंगे, वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा तो नहीं है कि हम लड़की हैं तो हमको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन्स नहीं मिलेंगे। हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर जगह पढ़ाई करने की, हर जगह जॉब की। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ कि क्योंकि आप महिला है तो आपकी सैलरी कम है। वी हैव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यदि आप वही कार्य कर रही हैं तो उसके लिए जो सैलरी एक पुरुष को दी जाती है वही सैलरी एक महिला को प्राप्त होती है। ये हमारे संवैधानिक उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये तो हमारे अधिकार हो गए। व्हाट आर द ड्यूटीज? तो ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज स्टेट्स के ऊपर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो स्टेट के ऊपर एक कर्तव्य है कि आपके हित में
आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी संरक्षणता के लिए कुछ ड्यूटीज इसमें निर्धारित की गई हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त हैं कि वो ऐसे कोई भी लॉ आपके प्रोटेक्शन के लिए या आपके वेलफेयर के लिए बना सकती है। ठीक है, तो ये तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मौजूद हैं। पर आप कहेंगे कि मैडम राइट्स तो हैं, पर इन राइट्स का कहाँ हमको प्राप्त होते हैं? ये राइट्स, ये अधिकार तो हमसे कभी भी छीन लिए जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, तो इसकी प्रोटेक्शन कैसे होगा? इन सभी अधिकारों की संरक्षणता कैसे हमको मिलेगी? तो राइट्स, आपको फंडामेंटल राइट्स हमने बताए, ये प्राप्त है। इनकी संरक्षणता कौन करता है? स्पेशल लॉज बनाए गए हैं उसके लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो करता ही है, यदि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है, आपसे छीनता है उस अधिकार को, तो आप डायरेक्टली यू कैन गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल अ रिट पिटीशन। वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तो करते ही हैं, पर इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अपराध हैं जो हम जानेंगे या आप सबसे जानना चाहेंगे। ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जो आपको ज्ञान में है या आपके नॉलेज में है, महिलाओं के विरुद्ध हो रहे हैं आजकल? कोई एक बताएंगे? कोई बच्ची ऐसी है, अभी इतनी छोटी है, उसने जन्म भी नहीं लिया और उसको वूम में ही, मतलब भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है। अब इसके लिए हमारे पास क्या कानून मौजूद है? अभी वर्तमान स्थिति में आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो होगा। अब ये क्राइम है, आपके आसपास यदि ऐसा हो रहा है या आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, क्योंकि लॉ आपके साथ है फॉर योर प्रोटेक्शन। दैट इज, पहले एक राइट था, पहले एक लॉ बना था जिसको अब अमेंडमेंट करके नया कानून बन गया है, TCPNDT एक्ट। ठीक है, उसके अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति भ्रूण में किसी लिंग की जानकारी प्राप्त करता है कि भाई लड़की है तो इसकी हत्या कर दी जाएगी, तो इट इज अ ग्रीवियस ऑफेंस। इसमें उसको तो सजा मिलेगी, साथ में द मेडिकल प्रैक्टिशनर हु इज डूइंग दैट वर्क, ठीक है, या वो आपको ऐसी जानकारी देता है तो उसको भी इसमें सजा के प्रावधान हैं। ठीक है, ये बेसिक आपको पता है। इसके अलावा आपने बताया घरेलू हिंसा, तो घरेलू हिंसा के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमको प्रोटेक्शन देता है। यदि आपके साथ कोई भी घरेलू हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, या घर से आपको बिना कुछ कहे घर से बाहर निकाल दिया, आप कहाँ जाएं, मायके में जा नहीं सकते, ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया, अब हम जाएंगे, तो हमारे पास राइट टू रेसिडेंस का भी है, आवास का आपको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि आपके साथ कोई फिजिकल वायलेंस हो रहा है तो इसके खिलाफ आप केस भी दर्ज करवा सकते हैं। ठीक, जो डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे पास है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो दहेज के बारे में अभी हमने बात की, दहेज प्रथा आप सभी ने सुना है, सबको पता भी है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, पर फिर भी क्या ये अपराध आज तक रुका है? अभी इतनी सारी शादियां चल रही हैं, रोज हम शादियों में जा रहे हैं, क्या आज तक ये अपराध को हमने देखा कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इट इज हैपनिंग। ठीक है, तो बट क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई आवाज नहीं उठाता। सबको पता है कानून है, बट नोबडी हैज दिस डेयरिंग कि हम उसके खिलाफ आवाज उठा के कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो इसमें आप भी एक तरीके से अपराधी का ही काम कर रहे हैं। यू हैव द नॉलेज एंड स्टिल आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो यू आर ऑल्सो एज वेल एज इन्वॉल्व इन दैट क्राइम। ठीक है, तो इसलिए हमको जाना गया है, और किसी प्रकार की किलिंग, डेथ, इतनी क्रूएलिटी दी कि उसको दहेज से प्रताड़ित करके इफ शी हैज बीन किल्ड, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक अलग से इंडियन पीनल कोड में 303 में सजा का प्रावधान उपलब्ध है हमारे पास। इसके अलावा जो अभी आपने बोला एक श्रद्धा वाला केस है, निर्भया वाला केस है, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो सिर्फ न्यूज हेडलाइंस ही बन के रह जाते हैं, है ना, पर इनके लिए हमारे पास लॉ क्या मौजूद है? तो वी हैव स्पेशली सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो आपने बताया। हम लोग आज यहाँ भी एज ए ट्रेनिंग सेंटर में काम ही कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मैं कहीं काम कर रही हूँ, कोई और कहीं जॉब कर रहे हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। तो ऐसी महिलाएं जो बाहर घर में, सिर्फ घर में घरेलू कार्य नहीं करती हैं, बाहर जाके काम भी कर रही हैं, यदि उनके साथ किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट होता है, किसी भी तरीके का, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, किसी भी तरीके का हैरेसमेंट आपको किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है यदि आपको, तो इसके लिए एक स्पेशल लॉ बनाया गया है। और इस एक्ट के तहत, इस बिल के अंतर्गत और इस एक्ट के तहत एक कमेटी बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड विशाखा कमेटी। उस कमेटी के अंतर्गत आप, हर एक इंस्टीट्यूशन में ये कमेटी मौजूद है,
किसी भी महिलाओं को कोई भी शिकायत है वर्क प्लेस पे, आप उस कमेटी में अपनी शिकायत गोपनीय रहती है, आप दे सकती हैं, बता सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास पुलिस स्टेशन तो है ही, वी कैन गो टू पुलिस स्टेशन फॉर रजिस्टरिंग FIR, ठीक है। इसके अलावा भी ये एक्ट तो है ही है, इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 376 के अंतर्गत यदि कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, किसी के भी साथ यदि होता है तो उसके लिए स्पेशल पनिशमेंट दी गई। और आप सभी को पता है आफ्टर द केस ऑफ निर्भया इस वाले सेक्शन में बहुत बड़ा चेंज आया है और इसमें अब फांसी की सजा का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है, जो पहले नहीं था। क्योंकि अब जिस तरीके से हमारी यहाँ पे सिनेरियो चेंज होता है ना समाज में, वैसे ही वैसे धीरे धीरे लॉ चेंज हो जाते हैं, अपने आप कानून में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले लॉ में चेंज आया है और बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत कड़ी सजाओं का प्रावधान है। तो ये सबसे आप ये बहुत सारे यहाँ पे इतने सारे एक्ट और लॉज हैं कि मैं बता के हमारे पास हमारा पूरा समय समाप्त हो जाएगा, पर लॉज नहीं समाप्त होंगे। तो बेसिक आइडिया आपको देना है बहुत कम समय में। बेसिक आइडिया ये है कि लॉज तो हमारे पास मौजूद हैं, हर चीज के लिए हमारे पास कानून बना है। कोई भी अपराध हो उसके लिए एक कानून बना है, पर उस कानून को सिर्फ किताब में लिख देने से क्या आपका हित हो जा रहा है? क्या आपके साथ कुछ बहुत सोसाइटल चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोसीजर है जो किताब में लिख दिया गया है, पर उसको फॉलो करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? एक्शन में लाना पड़ेगा ना। उस चीज को एक्शन में लाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा और अपनी जागरूकता के तहत आपको आवाज उठानी पड़ेगी। तो आपको पहली चीज ये कि इसके पहले कोई बड़ी घटना हो, उसको फर्स्ट स्टेप पर ही आप उसको रोकिए। अगर आपने सोचा अब ये हम किसको बताएंगे, माँ बाप, पति या किसी को बताएंगे तो बेइज्जती होगी या हमारा क्या होगा, वो डरने की या उसकी कोई बात नहीं। पहली बारी अगर किसी ने आपके साथ कोई गलत हरकत की है, गलत चेष्टा की है, सभी चीज़ें आजकल क्राइम में हो गई हैं। आपका गलत तरीके से पीछा करना, आप आपके कपड़े चेंज कर रहे हैं, आपके फ़ोटो उतारना, आपके मोबाइल में आपकी वीडियो बनाना आपकी इच्छा के विरुद्ध, ये सब आजकल क्राइम की डेफिनेशन में आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आप आपके माँ बाप या आपके जो भी रिश्तेदार या क्लोज है वहाँ उनको बताइए और प्रॉपर थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट करिए, ताकि वो क्राइम आगे और ना बढ़े और आप सुरक्षित रहें, ठीक है। दूसरा, जैसे मैडम ने बताया, सब बराबर है हमारे संविधान के हिसाब से, महिला पुरुष कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई विभेद नहीं है। तो आप सबको इक्वल राइट्स है, इक्वल सारे के सारे अधिकार हैं। दूसरा है कि अगर आप गरीब हैं या SC ST या उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो आपके पास प्री लीगल एड का है। प्लस अगर किसी के साथ अत्याचार हो गया है तो उसको पीड़ित प्रतिकर योजना है, गवर्नमेंट जो है उसको क्षतिपूर्ति के रूप में उसको एक अलग अलग उसकी वो है पैसा देती है, तो वो आपको क्षतिपूर्ति भी आपको पैसे के रूप में दी जाती है, ठीक है। तो हम यही है कि हम अत्याचार ना सहन करें और हम करें भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप अगर इस लायक नहीं है और हम पैसा कमा रहे हैं तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उनका भरण पोषण करें। जो माँ बाप भी आपके विरुद्ध केस लगा सकते हैं, भले ही आप लड़की हो। डॉक्टर विजय लक्ष्मी अरबत का केस था, उसमें वो डॉक्टर थी और उसके माँ बाप ने उस पर केस लगाया था, तो लड़की को भी अपने माँ बाप को मेंटेन करना पड़ा था। तो हम अपने कर्तव्य भी निभाएं, अपने माँ बाप के प्रति भी, अपने समाज के प्रति, और जहाँ तक हो सके हम अपने आप की उन्नति करते हुए खुद को और देश को एक अच्छा नागरिक अपना कहलाए, खुद नागरिक बने, अच्छा नागरिक बने और हमारे देश की उन्नति में सहायक हो। थैंक यू सो मच। जी, क्या नाम है? सर, मेरा नाम है भावना बरेली। आज किस विषय को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम हुआ? सर, आज है ना महिलाओं को कानून की जानकारी दी, विधिक साक्षरता दिवस की। जी सर, पलक राय मैडम, डिस्ट्रिक्ट जज, और मसूद खान सर और DLO प्रदीप ठाकुर जी के द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? दीक्षा जैन। आज जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, इस विषय में क्या जानकारी और किसके द्वारा जानकारी दी? आज हमारी संस्था राज्य विकलांग उत्थान समिति में NSFDC डिपार्टमेंट नई दिल्ली के द्वारा जो ट्रेनिंग MPCON के माध्यम से चलाई जा रही है ब्यूटी थेरेपिस्ट की, जो कि 440 घंटे की, जिसमें हमारी 60 महिलाएं प्रशिक्षण लेने के लिए आती हैं। आज उनको महिलाओं से संबंधित जो भी उनके लिए कानून बनाए गए हैं उनकी जानकारी हमारे डिस्ट्रिक्ट जज मसूद खान जी
सेक्रेटरी जज पलक राय मैडम और डीएलओ सर प्रदीप ठाकुर जी द्वारा विधिक साक्षरता की जानकारी दी गई।